हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको एमएड के लिए, अगर एमफिल के लिए कहें या हम पीएचडी लेवल के लिए कहें, जिसके लिए हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, फिर थीसिस करते हैं, तब हम डेजिटेशन बना सकते हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना होता है, उसका बेस वो आज आपको समझाऊंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अ रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब्स व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट। रिसर्च प्रपोजल क्या है? जो डिस्क्राइब करता है कि आप इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी क्यों है, एंड हाउ विल यू डू द रिसर्च, आप कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है हम रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये हमें बताए जाते हैं। द फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल वेरीज बिटवीन एरियाज ऑफ स्टडीज। देखिए, हर प्रपोजल का जो एरिया है वो अलग अलग डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टडीज़ अलग अलग है। कोई फिलोसफी पे करता है, कोई हिस्टोरिकल मेथड पे करता है, कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करता है। तो हर एक का एरिया अलग होने की वजह से प्रपोजल का फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। Although you write it before you begin the research, the proposal structure usually looks like a shorter version of a thesis or dissertation, but without the results and the discussion section. देखिए, सिनॉप्सिस में एक ही फ़र्क होता है डिसर्टेशन और थीसिस के अलावा, कि इसमें हम प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और हम इसके अंदर रिजल्ट नहीं देते, ना इंटरप्रिटेशन देते, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर रिजल्ट का क्या आएगा। जब हम रिसर्च करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सिनॉप्सिस एंड अ थीसिस। ठीक है, बट मोस्ट प्रपोजल शुड कंटेन एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे अभी हम जाएंगे आगे आगे स्टेप आपको बताऊंगी, लेकिन यही मैं आपको क्लियर करती हूँ कि साइनॉप्सिस सबसे पहले बनाने सीखे जाते हैं, क्योंकि जब हम पीजी लेवल की बात करते हैं, जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जब आप थीसिस की बात करते हैं, तो हमें पहले प्रपोजल तैयार करना होता है, दैट इज द साइनॉप्सिस। दैट मीन्स यू विल हैव टू प्रिपेयर स्टेप बाय स्टेप स्मॉल फॉर्मेट। मतलब अगर हम थीसिस की बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थीसिस एंड डेजर्टेशन। थीसिस क्या होती है, वो 80 to 100 पेज में हो सकती है, बट डेजर्टेशन क्या है, वो लॉन्गर वे में चाहती है। तो वो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 टाइम्स ऑफ द थीसिस। मतलब थीसिस में अगर हमने 100 पेज यूज़ किए हैं, तो डेजर्टेशन में हमें 400-500 पेज यूज़ करने होते हैं, 300-400 पेज यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे हम कहा जाता है कि थीसिस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है, क्योंकि पीजी लेवल का हमारा 2 ईयर का कोर्स होता है, जबकि डेजर्टेशन के लिए हमें 3 to 5 ईयर्स लगती है। तो बेसिकली उसका जो हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो हमारा मेन पर्पस है कि वाई वी डू दिस रिसर्च, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई नीड है, कोई ना कोई एरिया है, जो सर्वे है जो हम करना चाहते हैं कि कोई कंक्लूजन निकले और इसके ऊपर कोई पॉलिसी बने या कोई इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम उस पर्पस के लिए रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि प्रपोजल स्ट्रक्चर यूजली लुक लाइक अ शॉर्टर वर्जन। कौन सा? सिनॉप्सिस का। किसका? थीसिस का और डेजर्टेशन का। देखिए, सबसे पहले हम सिनॉप्सिस बनाना सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, फिर उसके बाद हम थीसिस बनाते हैं और फिर हम डेजर्टेशन बनाते हैं। तो जब तक हम बेस तैयार नहीं करते हैं, तब तक हमारी थीसिस या डेजर्टेशन नहीं हो सकती है। डॉक्टरेट लेवल के लिए हम डेजर्टेशन करते हैं, लेकिन थीसिस किसके लिए की जाती है? जब हम थीसिस करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि बस इसके अंदर हम फाइंडिंग्स ऐसी निकालते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, जो हमने हाइपोथेसिस बनाए। देखो, डेजर्टेशन में हाइपोथेसिस भी बनाने हैं और हमें थीसिस में भी हाइपोथेसिस बनाने हैं, लेकिन वो लॉन्गर रन के लिए बनाने हैं, क्योंकि पीजी कोर्स हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो हमें उसके हिसाब से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेमवर्क करने होते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अब ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, यही स्टेप्स हमारे डेजिटेशन के लिए भी चलेंगे, थीसिस के लिए भी चलेंगे और साइनॉप्सिस के लिए। लेकिन साइनॉप्सिस में सिर्फ आपको नाम, मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेंट देना है, ज़्यादा नहीं देना। ओवरऑल कहा जाए तो ये वीडियो जो है वो थीसिस के ऊपर बेस्ड है। साइनॉप्सिस इसका इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि वो एक छोटा पार्ट है, उसके अंदर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती है, क्योंकि वी विल, हम प्रपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि हाँ, हमें ये काम करना है, तो वी विल करेंगे, तो इस बात को हम डिस्क्राइब करते हुए जाएंगे। तो जब हम थीसिस करते हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन हम उसके पहले प्लान करते हैं, जैसे टीचर क्लास में जाने से पहले अपना एक लेसन प्लान बनाती है ना, कि प्लानिंग किए कि आज मेरे को 45 मिनट्स में इतना लेसन डिलीवर करना है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? क्लास में जाके होता है, और आफ्टर द क्लास पता चलता है कि उसने कितना कंटेंट को डिलीवर किया। यही रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, तो इसके भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी, टेक्सचुअल बॉडी और रेफरेंसेस।
नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी सेक्शंस में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। देखिए, जैसे हम स्टार्टिंग में आपने कोई बुक देखते हैं तो उसमें पहले टाइटल पेज होता है, इसी तरह से हमारे साइनॉप्सिस में भी टाइटल पेज होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, आप अपनी टाइटल लिखते हैं, आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कौन सा एरिया है, स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है, ये सारी चीज़ें आपको टाइटल पेज से पता लग जाता है कि आप किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से है, फिर आपका सुपरविज़र कौन है, ये सारी चीज़ें हमारी टाइटल पेज के साथ आती है। फिर एक्नॉलेजमेंट प्रेफरेंस, यही चीज़ हमारा सेकंड जब हम अंदर करते हैं कि आप किसको एक्नॉलेज कर रहे हैं उसे। फिर आपने इंडेक्स, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या दिया है, वही चैप्टर्स बताएंगे कि आपने 5 चैप्टर्स लिए हैं। फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, अगर आपने कोई इंटरप्रिटेशन वाली टेबल्स हैं या आपने कोई स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ किया है तो वो सारों का आप यहाँ पर एक इंडेक्स फॉर्म में बनाएंगे और उसको बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट और टेक्सचुअल बॉडी। अब जब मैंने आपको बताया, लेकिन हम सिनॉप्सिस में वो फ्रंट पेज ही नहीं बनाते हैं, हम थीसिस के लिए और डेजिटेशन के लिए बनाते हैं। सिनॉप्सिस में हम स्टार्टिंग अपने टाइटल पेज से करेंगे, फिर हम वहाँ पे अपना जो फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी, दैट इज़ द नीड ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें ये जो मैंने आपको जो स्टेप्स दिए हैं ये उसके बाद में जाएंगे। इंट्रो में हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा नीड ऑफ द स्टडी। नीड ऑफ द स्टडी मतलब आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको 2-3 लाइनों साइनॉप्सिस में सिर्फ 2 या 3 लाइनें देनी होती हैं। लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, थीसिस के लिए बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन जो भी आपके टाइटल में कीवर्ड्स आ रहे हैं आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थीसिस में जैसे मैंने कहा 80 to 100 पेजेस में होना है, तो इंट्रोडक्शन में जो जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, कंपैरेटिव स्टडी है या स्टडी ऑफ किसी भी अर्बन रूरल टीचर गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में बात करें, जो भी आपने नाम लिया है तो आप उसके बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन देंगे, उसका कंटेंट इकट्ठा करेंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आप अर्बन की क्या डेफिनेशन मानते हैं, आप रूरल की क्या डेफिनेशन मानते हैं, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। आप मान लो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्बन एंड रूरल स्कूल टीचर्स के ऊपर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उस इंट्रो में वो सारा ही मतलब बताना होगा। और अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको इंट्रो पार्ट में डालना है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 14 to 15 पेजेस में आप इंट्रो का पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डालेंगे। जो आपने टाइटल दिया था ना, वही आप उसी में नीड ऑफ द स्टडी के बाद जब आपका ये कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप दोबारा लिखेंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमास में बोल्ड लिखा जाएगा। और सिनॉप्सिस के लिए जो टाइम्स न्यू रोमन है उसका फ़ॉन्ट साइज 12 रखा जाता है। ठीक है, मार्जिन टॉप पर उस पर बॉटम पे 1 का कर सकते हैं, और गैप जो होता है वो 1 और 1.5 मैक्सिमम। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, देन स्टेटमेंट के नीचे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या, आप जो स्टडीज़ के लिए उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि आप क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आप यहाँ पे अगर कंपैरेटिव कर रहे हैं तो आपको, जैसे अभी मैंने आपको एक बोला स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्बन एंड रूरल स्कूल टीचर्स के बारे में, ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट लिया। तो पहले आप अर्बन स्कूल टीचर्स, रूरल स्कूल टीचर्स, और फिर अचीवमेंट टेस्ट रूरल का, अर्बन का, और फिर कंपैरेटिव स्टडी। तो आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स बन गए, 5 हाइपोथेसिस बन गए। ठीक है, तो यही चीज़ नेक्स्ट स्टेप में जाएगी, दैट इज़ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम यहाँ पे कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं रिसर्च में, हम नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसके कहते हैं ना, वो यूज़ करेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। वैसे तो 5 हाइपोथेसिस होते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमारा डायरेक्शन मिल जाती है तो हमको एक कंफर्मेशन हो जाती है कि जो हम कह रहे हैं वही हमने प्रूव कर दिया। तो हम ज़्यादातर जो है नल हाइपोथेसिस लेते हैं। और नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दैट मीन्स जो चीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम ये मान के चलते हैं कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन नहीं दिया। ठीक है ना, ना तो हम पॉजिटिव कह रहे हैं ना नेगेटिव कह रहे हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड रूरल स्कूल टीचर्स अचीवमेंट टेस्ट में जो हम बात कर रहे थे। तो आप यहाँ पर उनको उस बात से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वैसे जितने हाइपोथेसिस होते हैं उतने ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उतने ही हाइपोथेसिस बनते हैं। फिर यहाँ पे जैसे अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव्स लेते हो तो 5 ही हाइपोथेसिस बना सकते हैं, या 3 हाइपोथेसिस से भी काम चल सकता है। फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम।
अब इस सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रॉब्लम की, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हो सकता है अगर आप इसको स्टडी करते हो, तो वट इज़ द ऑब्जेक्टिव जो हमने लिया था, कि इससे आपको क्या होगा, आपने कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स ले लिया आपने, रिजल्ट निकाल लिया, तो इसका करने का क्या बेनिफिट होगा वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। वो मैक्सिमम आप 10 to 12 लाइन्स में कर सकते हैं। फिर अजम्पशन एंड डिलिमिटेशंस, क्या आपकी धारणाएं लेके चल रहे हैं। डिलिमिटेशंस का मतलब, अगर आप एमए कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि आपका 1 ईयर मिला है, आपको 6 मंथ मिला है, तो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन आपने इसको कम समय में किया, कम डाटा लिया, सैंपल जो आपने 200 लेके छोड़ दिया क्योंकि टाइम कम था। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिलिमिटेशंस में आपको बतानी होती है। एरिया आपने छोटा क्यों लिया है, और अगर आपने सैंपल है, सैंपल साइज क्यों छोटा लिया, कन्वीनियंट, आप कौन सी सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी डिलिमिटेशंस में हमें एक एक लाइन में डिस्क्राइब करनी होती है। और फिर डेफिनेशंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने बोला ना डिफाइन वाले में, जो इंट्रो पार्ट में बताया था, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स, अचीवमेंट का मतलब क्या लेके चल रहे हैं, अकेडमिक का मतलब क्या लेके चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस आपको सर्च करके यहाँ पे डालनी है। क्लियर। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा चैप्टर फर्स्ट होता है, और फिर चैप्टर फोर्थ आता है जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस होती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, दैट इज द इंट्रोडक्शन। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अब रिव्यू नाम ही आ रहा है, रिलेटेड लिटरेचर, जो आपने स्टडी कर रहे हो, आप मान लो कंपैरेटिव स्टडी वाला जो मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, उससे रिलेटेड पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, उसके ऊपर कितना काम हो चुका है, और उन्होंने क्या सजेशन देके छोड़े थे, ताकि आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सको। क्योंकि देखो, अगर हमें टाइम की कमी है तो पहले वालों ने भी करी है, तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स लिए, जो उनका काम में कमी रहेगी, उसको हम आगे लेके फॉरवर्ड करके अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। इसलिए रिव्यू जो है वो किए जाते हैं। तो आप लेटेस्ट जो रिव्यूज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे हम कर रहे थे ना कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्बन एंड रूरल स्कूल टीचर्स अचीवमेंट टेस्ट, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है उनमें आपको मैक्सिमम, जब सिनॉप्सिस की बात करेंगे तो 3-4 डाल सकते हैं। जब हम डेजर्ट थीसिस की लिखेंगे तो कम से कम हम लास्ट 5-6 सालों में अगर इसके ऊपर कुछ काम हुआ है तो 10-12 आपको रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर डालना है। इसके अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या फाइंडिंग्स थे, और फिर उसमें कौन सी स्टडीज़, मतलब किसने की थी, ये कौन से ईयर में की थी, वो कहाँ पर पब्लिश है, वो सारी चीज़ें आपको रिव्यू में डालनी होती है। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। सिनॉप्सिस में ये सबसे हल्का, मतलब ये कहूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, आप इसको मैक्सिमम 2 पेज में कर सकते हैं। क्योंकि पहला हम ये बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ द स्टडी में मेथड एंड प्रोसीजर यूज्ड, आप इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अब मेथड कौन सा, जो आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी थी ना, मेथड्स में सैम्पलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये बताना होगा कि आपका कौन सा मेथड है। ज़्यादातर हम जो है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पर्पसिव मेथड ले लेते हैं हम। जजमेंट ले सकते हैं, इंसिडेंशियल ले सकते हैं, कोई सा भी मेथड हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन में लेके चल रहे हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस में है, हमारी हेट्रोजीनियस नहीं है, हमारी होमोजीनियस होगी। क्योंकि पॉपुलेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के, मतलब हम अपनी इंडिया की ही बात करें, तो अगर हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेके चलेंगे तो हम इतना ज़्यादा, वो हमारा डेजर्टेशन का पार्ट हो सकता है, थीसिस का पार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि थीसिस में मैंने कहा ना, हम स्मॉल सैंपल लेके चल रहे हैं, तो हम 200 का सैंपल भी ले सकते हैं, 300 का भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सर्वे को हमें एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डाटा जब ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से लेना पड़ता है, तब हम प्रोसीजर जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का लेते हैं, क्योंकि उसमें किसी के भी आने की संभावना जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मेथड बताएंगे और प्रोसीजर बताएंगे। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने कितना सैंपल लिया, अर्बन का कितना लिया, रूरल का कितना लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आपको एनालाइज भी करना है। तो आप देखोगे ना, अर्बन स्कूल टीचर का क्या अचीवमेंट टेस्ट है, या रूरल स्कूल टीचर्स का क्या अचीवमेंट लेवल है, वो आप उनको लेंगे। तो आपको कम से कम 100 टीचर्स तो लेंगे, 10-10 टीचर्स है तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना, तो हमें वहाँ पे बताना होगा। फिर आता है हमारा टूल्स ऑफ रिसर्च और सोर्सेज ऑफ डाटा। अब टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं आप स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ कर रहे हैं या नॉन स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आपका डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, या आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट का जो क्वेश्चनर बनाते हैं आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्टडी विल बी, इस तरह से आपको एक लाइन लिखनी होगी, उसके हिसाब से आप डाटा का कलेक्शन करेंगे। जब साइनॉप्सिस करेंगे, जब थीसिस करेंगे, तो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे
आपने कौन सा स्टैंडर्डाइज टूल किया यूज़ और किसने बनाया था और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक यूज। अब आपने यहाँ पे अगर सिनॉप्सिस की बात किया तो यहाँ पे हमें नहीं डालना, लेकिन जब हम थीसिस करेंगे तो आपने कौन सी टेक्निक यूज़ किया, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की है, वो आप थीसिस और डिसर्टेशन में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस, मतलब अगर हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर, ये दो 3 चैप्टर्स हो गए ना आपके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला, सेकंड रिव्यू एंड थर्ड डिजाइन ऑफ द स्टडी, एंड फोर्थ इज एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब एनालिसिस और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम ले ली, प्रॉब्लम के ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, हाइपोथेसिस बना लिए। अब एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप उसको एनालाइज कैसे कर रहे हो। आपने डाटा कलेक्शन करने के लिए बता दिया कि भाई मैंने स्टैंडर्डाइज टूल था उसका यूज़ किया है, मान लो आपने अचीवमेंट टेस्ट का स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ किया है, तो उसका कोई प्रोसीजर आपका टूल में मेथड होता है, स्कोरिंग की भी साथ दी होती है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने एनालाइज कैसे किया, उसकी स्कोरिंग की के अकॉर्डिंग आपने डाटा कलेक्शन किया और आपने उसका सैंपल से आपने उसमें इंटरप्रेटेड किया। जब हम स्टैंडर्डाइज टूल यूज़ करते हैं तो उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होती है वो चेकड होती है, इसलिए हम उसको रिलायबल और वैलिड कह सकते हैं कि भाई जो भी आपने डाटा सैंपल यूज़ किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज यूज़ करते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब हो गया, अब मान लो टीचर में टेस्ट है, टीचर ने अपने ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाती है ताकि उन्हें पता है कि किस बच्चों को कितना आता है, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्होंने कितना कराया, तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो एक्यूरेट है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि टीचर बाइसेस हो सकती है, टीचर ने जो सिलेबस कराया है वो उसके अकॉर्डिंग बना सकती है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम उसको चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कहते हैं वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज़ करते हैं तो उसका एनालिसिस भी सिंपल होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी सिंपल होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर आता है टेबल्स एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम अपना डाटा इंटरप्रेट करते हैं ना तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें बार ग्राफ से, स्कैटर से, पाईग्राफ से हम इससे दिखाएं ताकि सामने वाले को देखते ही पता चले कि आप हमें क्या, आपका रिजल्ट और आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो फिगर्स एंड लिमिटेशन ये सारे हमारे 4th चैप्टर में जाते हैं। मतलब आप उसको थ्योरी वे में कीजिएगा, आप उसको डायग्राम फॉर्म में, पाई चार्ट में, लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राफ से, वो आप किसी भी वे से आप उसको प्रेजेंट करें जो आपका एनालिसिस टेबल का निकला है। अगर आपने टी टेस्ट लगाया, आपने एनोवा टेस्ट लगाया, आपने एफ टेस्ट लगाया, वो सारी चीज़ें आप बाय ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है हमारा 5th चैप्टर, दैट इज कंक्लूजन, जिसको हम यहाँ पे समरी भी लिख देते हैं। अब उसमें यही चीज़ आ जाती है कंक्लूजन। अगर आप चाहना चाहें तो अलग चैप्टर भी डाल सकते हैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में, या आप अलग चैप्टर बनाना चाहें तो कंक्लूजन डालने के लिए कि आपने, आपके रिजल्ट्स क्या रहे, मेन फाइंडिंग्स और इंटरफेरेंसेस क्या रहे, ये इन्फ्लुएंसेस में आप पूरा बताएंगे कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लिया था उसका फाइंडिंग क्या आया, आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था उसका रिजल्ट कितना आया, क्या वो एक्सेप्ट हो रहा है, क्या वो रिजेक्ट हो रहा है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सजेशंस देंगे फर्दर स्टडीज़ के। जैसे मैंने बोला ना आपको रिव्यू वाले चैप्टर में कि अगर आपको, आपने वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो उन्होंने फर्दर सजेशन दिए जिसको आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए आप आगे इसके ऊपर अगर कोई आपको लगता है कि आपके काम में शायद और भी कुछ हो सकता था तो आप वो फर्दर स्टडीज़ में डालेंगे सजेशंस, ठीक है। और लास्ट में आप करेंगे समरी। समरी वाला चैप्टर जो है वो मैं यहाँ पे डाला नहीं है, वर्ड भूल गई। आप यहाँ पे लिखेंगे समरी। समरी में क्या होता है, जितने भी हमारे 5 चैप्टर्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हम उसको सम अप कर देते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना कि फर्स्ट चैप्टर में से मीनिंग निकाल लिया, डेफिनेशन निकाल ली, फिर स्टेटमेंट, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में से 1-2 रिव्यू ले लिया, थर्ड चैप्टर में से हमने जो आपका मेथड था वो वाला प्रोसीजर पूरा उठा लिया, और फोर्थ पार्ट में आपने क्या किया, जो एनालिसिस, जो फाइंडिंग्स आपकी आई है वो हमने डाल दी। तो आपका ये क्या हो गया, पूरा 5th चैप्टर में समरी आ गई, समराइज कर दिया हमने, उसको इकट्ठा कर दिया। और लास्ट सेक्शन होता है हमारा रेफरेंस सेक्शन। अब जहाँ से आप, जहाँ जहाँ से भी आप जो भी कंटेंट उठा रहे हैं उसको आप बिब्लियोग्राफी में डालेंगे, ठीक है। रेफरेंसेस क्या होता है कि हमने कौन सी बुक रेफर की है, आपने कहाँ कहाँ से रेफर किया, आपने नेट पे से किया, आपने शोध गंगा पे से किया, आपने बुक्स में से रेफर किया, आपने जर्नल में से रेफर किया, वो सारा बिब्लियोग्राफी में डालेंगे। अपेंडिक्स, जिस जो आपने डाटा कलेक्शन किया है उसको आप कैसे उसमें पीछे भी लगा सकते हैं, एक अलग से बुक बाइंड भी करा सकते हैं। जो क्वेश्चन यार आपने मान लो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ किया है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की एक कॉपी आप पीछे लगाएंगे, ठीक है।
क्यों लगाएंगे? क्योंकि सामने वाले को पता हो कि आपने इंटरप्रिटेशन जो निकाला है उसके क्वेश्चंस क्या थे, जो आपकी डिसर्टेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने रिजल्ट निकाला, लेकिन सामने वाले को थोड़ा ना पता है कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस यूज़ किए, कौन सा टेस्ट यूज़ किया था, उस टेस्ट में क्या क्या लिखा था। तो इसकी कॉपी हम सैम्पल कॉपी लास्ट में अपेंडिक्स में लगाते हैं। जो जो भी हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशंस में, तो उसका वैलिड रिजल्ट निकल सके। अगर आपने किसी की मान लो 200 सैंपल की है, तो 200 सैंपल की इंटरप्रिटेशन आप लास्ट में लगा सकते हैं, लेकिन 200 सैंपल तो नहीं लगा सकते ना, तो उसको हम अलग बाइंडिंग करते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।